क्या आपने कभी ये सोच हैरत का एहसास किया है कि आखिर इस ब्रह्मांड के दानव ये ब्लैक होल्स कितने शक्तिशाली होते हैं? वेल, ये हम सभी जानते हैं कि इन जाइगेंटिक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के सामने लाइट की भी एक नहीं चलती। खुद लाइट भी चाहे तो ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकती है। ऐसे में क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ब्लैक होल भी है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं बल्कि 6 आकाशगंगाओं को अपने इशारों पर नचा रहा है। ये है एक दानवीय ब्लैक होल जो हमारे सूरज से हजारों गुना ज्यादा बड़ा है और मैसिव है। ये ब्लैक होल अविश्वसनीय तौर पर हमारी कल्पनाओं से भी बड़ा और अजीब है। बेशक आज हम ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के आधार पर ब्लैक होल जैसे मैसिव ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स के वजूद में होने की भविष्यवाणियां करने से लेकर उसे एक्चुअल में तस्वीर में उतारने तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। मगर इसके बावजूद भी सच तो यह है कि हम आज भी ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कम ही जान पाए हैं। इसे लेकर हमारा ज्ञान जितना भी है वो आइसबर्ग के टिप के बराबर भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड ही इन ब्लैक होल से भरा पड़ा हो तो, या फिर असल में हमारा ब्रह्मांड ही एक ब्लैक होल के भीतर समाया हुआ हो तो। वेल, ऐसे ही माइंड बेंडिंग फैक्ट्स और नॉलेज से वाकिफ कराएगी आज की ये डॉक्यूमेंट्री। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हम ब्लैक होल्स के भीतर नहीं देख सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और वो इसलिए क्योंकि ये हम इंसानों की क्षमताओं से बाहर की बात है। अगर हम इस मिशन की फिजिबिलिटी से जुड़े सभी चैलेंजेस को इग्नोर भी कर दें तो सिंपली ह्यूमन लाइफ ऐसा करने के लिए काफी नहीं है। इन केस अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर एक ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो जैसे जैसे आप उसके नजदीक पहुंचते जाएंगे तो ब्लैक होल द्वारा आपके स्पेसक्राफ्ट पर लग रहा ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज होता जाएगा, जिस कारण आपकी रिस्पेक्ट में टाइम बेहद स्लो मूव करने लगेगा। ऐसे में थ्योरेटिकली आपको ब्लैक होल के इंटीरियर को देखने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम का वेट करना होगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ड्यू टू द बायोलॉजी अगेन ऑफ योर बॉडी। खैर, अगर आप किसी तरह से इस चुनौती से भी पार पा लें तो इसके बावजूद भी आप कभी भी एक ब्लैक होल के भीतर दाखिल नहीं हो पाएंगे। फर्ज कीजिए कि साइंटिस्ट का एक दस्ता एक स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर ब्लैक होल की तरफ निकल पड़ा, तो ऐसे में सबसे पहले उसकी मुलाकात होगी ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रही इस एक्रेजन डिस्क से। दरअसल ये खोलते हुए कंप्रेस्ड मैटर पार्टिकल्स का एक घेरा है जो ब्लैक होल के अराउंड लाइट की स्पीड से रिवॉल्व करता है। सोचिए, जब वो स्पेसक्राफ्ट इस एक्रेजन डिस्क से टकराएगा तो उसका क्या हाल होगा। बेशक वो उन क्यूरियस रिसर्चर्स का एक दर्दनाक अंत होगा। हालांकि एक थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ब्लैक होल्स की एक्रेजन को क्वांटम नॉइज ठंडा करती रहती है, और अगर एक्चुअल में ऐसा है तो ये गुड न्यूज है हमारे उन रिसर्चर्स के लिए जो ब्लैक होल की अपनी इस यात्रा पर निकले हुए हैं, क्योंकि ऐसा होने पर वो आराम से ब्लैक होल के उस एरिया को पास कर सकते हैं। बट उनका ये सफर जल्द ही एक डेड एंड पर आकर रुक जाएगा अगर वो एक छोटा सा ब्लैक होल हुआ तो। इनफैक्ट एक छोटे से ब्लैक होल का इमेंस ग्रेविटेशनल पुल उन्हें स्मैश करके रख देगा। मगर एट द सेम टाइम साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि छोटे ब्लैक होल्स में ग्रेविटी का ये प्रभाव रिलेटिवली कम होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे इन क्यूरियस रिसर्चर्स की ये यात्रा अभी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकती है। बट सरप्राइजिंगली इतने जाइगेंटिक ब्लैक होल्स के भीतर का सफर वाकई पूरे यूनिवर्स के दर्शन करने जैसा होगा। जी हाँ, यकीन मानिए, बेहद बड़े ब्लैक होल्स लगभग अपने भीतर पूरा ब्रह्मांड ही समाये हुए होते हैं। अगर हम ब्लैक होल के डेंसिटी स्केल पर उतरें तो उस हिसाब से तो हमारा सूरज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जितने इलाके में फैला होगा, लिहाजा हमारी अर्थ केवल एक मूंगफली जितनी बड़ी ही होगी। लंबे वक्त तक वैज्ञानिकों ने इस बात पर यकीन किया था कि ये ब्लैक होल्स अपने भीतर ली हुई गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लेनेट से ही भरे पड़े होंगे। मगर हाल ही में हुई एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों की इस सोच में तब्दीली लाई। इस खोज का परिणाम ये निकला कि एक ब्लैक होल के भीतर चार्ज्ड पार्टिकल्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और डस्ट एक कंप्रेस्ड स्टेट में रुके रहने की बजाय कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एक ब्लैक होल के भीतर मौजूद स्पेस ऑर्डिनरी कॉस्मोस से काफी डिफरेंट होता है। ब्लैक होल के भीतर लग रहे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फोर्स के चलते स्पेस स्ट्रेच और डिफॉर्म होता रहता है। सोचिए, एक ब्लैक होल के भीतर पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसा है, चांद, सितारे, ग्रह, सब कुछ। इस पर आगे और रिसर्च करते हुए डॉक्टर निकोडेम पॉप्लोवस्की एक ब्लैक होल के इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत
मैटर की एक कॉन्सेंट्रेशन में हुए एक भीषण विस्फोट के साथ हुई थी। ये वो पॉइंट है जहां हमारी फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। बट वैज्ञानिक इस बात को लेकर कश्मकश में फंसे थे कि आखिर इस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी का सृजन कहां से हुआ था। इस पर रिसर्चर डॉक्टर पोप्लोवस्की का ये कहना है कि ये सारा मैटर और एनर्जी एक ब्लैक होल से निकलकर आई थी। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर एक ब्लैक होल के पास एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां उसमें एनगल्फ हुआ सारा मैटर अपनी हाईएस्ट कंप्रेशन स्टेट में जाकर जमा होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी इस परिकल्पना में ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद इस पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी और ग्रेविटी को एक सीड यानी कि बीज से कंपेयर किया। ये सीड साइज में किसी भी नोन पार्टिकल से कहीं ज्यादा छोटा होगा, बट ये स्टिल डिविजिबल होगा, मतलब कि इसका फर्दर ब्रेकडाउन करना तो मुमकिन होगा। ये सीड मैटर के एक्सेसिव कंप्रेशन पर बर्स्ट कर जाते हैं और ऐसे में इनमें भरा मैटर आउटर स्पेस में ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता है और आगे चलकर इन्हीं मैटर पार्टिकल से स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज फॉर्म अप हुई। अब ये मुमकिन है कि 13.8 बिलियन साल पहले इस ब्रह्मांड का जन्म भी किसी ऐसे ही एक सीड से हुआ हो, यानी हम फिलहाल एक ब्लैक होल के भीतर ही जी रहे हैं। इन अ बिगर पिक्चर हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक ब्लैक होल में समाया हुआ है। वेल, ये माइंड बेंडिंग थियरी ब्रह्मांड को लेकर हमारी अब तक की पूरी समझ को सीधे तौर पर चैलेंज कर रही है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में पाया कि कुछ इस ढंग से ब्लैक होल के भीतर जन्म लेने के बाद ब्रह्मांड का विकास हुआ और फिर उन्हें ब्लैक होल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक कॉमन रूट वाला ट्री होता है, जिसमें पेड़ के तने तो दो निकलते हैं मगर उनकी जड़ें एक ही होती हैं। ब्लैक होल्स और इन न्यूली बोर्न यूनिवर्स के बीच एक लिंक होता है जिसे वर्म होल्स तैयार करते हैं। इन ब्लैक होल्स के बीच एक सिंगुलैरिटी मौजूद होती है जिसमें मैटर सीड के रूप में बेहद हाई कंप्रेशन के साथ टाइटली पैक्ड होता है, और जब ये सीड बर्स्ट करते हैं तो इस मैटर का संचार पूरे स्पेस में होता है और कुछ यूं एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है। टेक्निकली इस बात को कम शब्दों में समझें तो एक ब्लैक होल अपने रिवर्सल यानी कि व्हाइट होल से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्म होल्स, और यही व्हाइट होल्स न्यूली फॉर्म्ड यूनिवर्स को स्पेस में रिलीज करते हैं। पोप्लोवस्की के अनुसार व्हाइट होल्स के भीतर मैटर का कांस्टेंट एक्सपेंशन चलता रहता है, और वहीं ऑन द अदर हैंड ब्लैक होल्स में मैटर सीड्स फॉर्म अप होते रहते हैं जो कि फर्दर न्यू यूनिवर्स को जन्म देते जाते हैं। अपनी इस परिकल्पना के पक्ष में उन्होंने दोनों ही थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पेश किए। इस कड़ी में उन्होंने 2 प्लास्टिक बॉटल्स की मदद से यूनिवर्स के ओरिजिनेशन को प्रोजेक्ट किया, जिसके अंतर्गत 2 बॉटल्स को एंड टू एंड जोड़कर ब्लैक होल और व्हाइट होल के कनेक्शन को डिस्प्ले किया गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच एक वर्म होल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और उससे होते हुए मैटर इधर से उधर मूव करता है। इस एक्सपेरिमेंट के अलावा पोप्लोवस्की ने यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज, फिर चाहे वो प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों या फिर ब्लैक होल्स ही क्यों न हो, उनकी रोटेशन से जुड़ा एक फैक्चुअल प्रूफ भी सामने रखा जो कि साइंटिफिकली काफी ज्यादा रैशनल था। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज मोशन में है, फिर चाहे वो स्टार हो या फिर प्लैनेट, गैलेक्सीज या फिर ब्लैक होल, हर एक चीज सर्कुलरली रोटेट कर रही है, जो कि इस जाइगेंटिक प्रिंसिपल ब्लैक होल के भीतर हो रहे फोर्सेस का ही नतीजा है। एक प्राइमोर्डियल यूनिवर्स में भी मूवमेंट का एक रिलेटिव ट्रेंड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बाहरी अंतरिक्ष में भी वही रोटेशनल पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि उस ब्लैक होल में हो जिससे इसका जन्म हुआ है। एक ब्लैक होल में रोटेशन स्पाइरली होता है। इसका मतलब यह है कि इससे इमर्ज हुए यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज 2 डिफरेंट डायरेक्शन में इंक्लाइंड होंगी। लाइक कुछ गैलेक्सीज राइट से लेफ्ट की ओर ट्विस्टेड होंगी और इसके कुछ एग्जैक्टली ऑपोजिट राइट टू लेफ्ट में लुढ़क चुकी होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिसर्च कर रहे एस्ट्रोनॉमर का भी एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज में ये पाया कि यूनिवर्स के एक स्पेसिफिक एरिया में गैलेक्सीज राइट की ओर स्पिन करती हैं, वहीं उसके ऑपोजिट एरिया में मौजूद गैलेक्सीज लेफ्ट की ओर झूल रही हैं, जिससे ये बात तो प्रूफ होती है कि इसका पोप्लोवस्की की थ्योरी से कुछ तो कनेक्शन जरूर है। ऐसी ही एक और चौंकाने वाली परिकल्पना भी सामने आई है जिसे 3 वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। ये तीनों वैज्ञानिक पेरीमीटर इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स से ताल्लुक रखते हैं। इनका ये मानना है कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के भीतर से आया है, और वो भी एक्स्ट्रा डायमेंशन यानी कि 4th डायमेंशन में। अभी तक तो हम यही जानते थे कि हमारा यूनिवर्स 3D है, इसमें 3 डायमेंशंस हैं, बट ये थियरी एक नई डायमेंशन यानी कि 4th डायमेंशन होने की भी बात करती है।
ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन की जाने वाली फोर्थ डायमेंशन से काफी अलग है। वैज्ञानिक इसे एक रियल वर्ल्ड डायमेंशन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनका इस पर यह कहना है कि हमारा नोन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 3 डायमेंशन से मिलकर बना है। एट द सेम टाइम ब्लैक होल के अराउंड सर्कल करने वाली एक्रेजन डिस्क एक 2D एंटिटी है, तो फिर ये ब्लैक होल एक 4D ऑब्जेक्ट कैसे नहीं हो सकता। यहाँ पर मेन आइडिया ये है कि एक बार 4D स्पेस में एग्जिस्ट करने वाला एक स्टार एक भीषण धमाके के साथ एक्सप्लोड हुआ, जिसके बाद एक फोर्थ डायमेंशन ब्लैक होल ने जन्म लिया और इस ब्लैक होल की एक्रेजन डिस्क में मैटर आकर जमा हो गया, जो कि फ्लैश के बाद भी ब्लैक होल के भीतर नहीं गया। ऐसे ही अंतरिक्ष में फटने वाले दानवों यानी कि सुपरनोवाज के साथ भी होता है, जब तारे अंतरिक्ष में अपने भीतर भरे पदार्थ को एक झटके के साथ छोड़ते हैं। हम फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड को नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि फोर्थ डायमेंशन में मैटर काफी अलग ढंग से बिहेव करता है। ये बेढंगी सी शेप वाले एक लंप की तरह होता है। फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड को और बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मॉडल तैयार किया, जिसके अंतर्गत 4D स्पेस का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड रेडिएशंस में फ्लक्चुएशंस ला सकता है। अब हमारे लिए इस रेडिएशन का स्पेक्ट्रल डिपिक्शन तैयार करना मुमकिन है और इसी डिपिक्शन के आधार पर रेडिएशन में आने वाली फ्लक्चुएशन के जरिए इस 4D यूनिवर्स के मैप को तैयार किया जा सकेगा। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स इस नए ब्लैक होल को खोजने में जुटे हुए हैं। साल 2022 में वैज्ञानिकों ने देखा कि आखिर कैसे ये ब्लैक होल इस गैलेक्सी हैनिस 2-10 में उजले सितारों को अलग करता है। अपनी इस रिसर्च को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष का होलोग्राफिक 3D और कुछ अन्य प्रकार के मॉडल्स भी तैयार किए गए। इजराइल में मौजूद वैज्ञानिकों ने हाल ही में सीखा कि भला रुबिडियम एलिमेंट की मदद से छोटे माइक्रोस्कोपिक आर्टिफिशियल ब्लैक होल्स कैसे तैयार किए जा सकते हैं। सर स्टीफन हॉकिंग द्वारा बताई गई हॉकिंग रेडिएशन थियरी ये सजेस्ट करती है कि एक ब्लैक होल अपने भीतर से स्पेस में रेडिएशन प्रोपगेट करता है। आइए अब इस एक्चुअल फिनोमिनन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। आने वाले वक्त में हम ब्लैक होल से जुड़ी बहुत सी प्रॉपर्टीज और फिनोमिनन्स के बारे में जानेंगे, मगर हाल के लिए हम इन रहस्यमय कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में चंद ही बातें जानते हैं, और वो भी सिर्फ थियरीज के रूप में। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय पर? एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।